स्वागत है लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो ऑल पीसीएस एग्जाम, जितने भी स्टेट में पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं, और यूपीएससी और एसएससी में भी बहुत सारे कैटेगरी हैं, सभी एग्जामिनेशन के लिए ये आपका रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसा नहीं कि स्पेशली फॉर झारखंड के लिए ही रहेगा, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आज से हम लोग एक सीरीज प्राचीन भारत का प्राचीन इतिहास का स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। पिछले वीडियो में आपको सिलेबस दिया गया था और वहां पर बताया गया था कि हम प्राचीन इतिहास को 5W+1H कंसेप्ट से खत्म करने वाले हैं। तो चलिए आज उसका स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, सैंधव या हड़प्पा सभ्यता। अभी हम लोग इसका जिक्र करेंगे कि ये क्या है। देखिए 5W+1H कंसेप्ट, तो इसमें सबसे पहला है व्हाट, क्या है। तो पिछले क्लास में भी हम लोग थोड़ा सा सेट करके देख चुके थे कि कैसे सेट होता है 5W+1H पर। कोई भी आपका प्राचीन इतिहास का जो टाइटल है इस कंसेप्ट पर सेट हो जाएगा। तो चलिए अभी मेरे साथ सेट करके देखिए, शायद इससे अच्छा आप सेट कर सके तो हमें आप जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता 5W+1H कंसेप्ट से आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला टाइटल हमारा आ रहा है व्हाट। व्हाट का मतलब आप जानते ही हैं कि क्या होता है। क्या का मतलब होता है कि अब हम लोग इसका परिचय जानने वाले हैं, परिचय, इसका इंट्रो जानने वाले हैं। तो इंट्रो में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। देखिए कहते हैं। अब ध्यान समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता का अधिकांश क्षेत्र, अधिकांश शहर सिंधु नदी के इर्द गिर्द थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का जो शहर था, प्रथम शहर था, वो हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा था। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा शहर का खोज कौन किया, हड़प्पा शहर का खोज कितने ईस्वी में हुआ, हड़प्पा शहर की क्या विशेषताएं हैं और वहां पर क्या क्या अवशेष मिले हैं। इन बातों का आगे चलकर हम लोग जिक्र करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग ले रहे हैं इसका परिचय, इसका इंट्रो क्या है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। इसका तात्पर्य यह है कि देखिए यहाँ पर तांबा उस समय खोज हो गया था, और प्लस टीन को अगर आप मिला दीजिएगा, तांबा प्लस टीन को अगर आप मिला देते हैं तो बन जाता है कांसा। तो कांसा उस समय प्रचलित था, मतलब फेमस था, इसलिए मतलब चरम सीमा पर था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो क्लियर हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। अगला है नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता में इस प्रकार से अवशेष मिले, जैसे पक्की ईंटे की घर, पक्की सड़कें जो समकोण पर काटती थी, चौड़ी सड़कें। ठीक है, तो कुछ ऐसा अवशेष मिले जिससे आप कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, मतलब कि नगरीय सभ्यता थी। तो इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, और नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब अगला लाइन देखिए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता 4 सबसे बड़ी सभ्यता से सबसे अधिक उन्नत थी। ठीक है, अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता आप लेते हैं, सुमेरियन की सभ्यता लेते हैं, ये मिस्र की सभ्यता लेते हैं, या वैदिक सभ्यता भारत की ही लेते हैं, तो ये सभी सभ्यताओं में कह रहा है कि 4 सबसे बड़ी सभ्यता में सबसे अधिक उन्नति, मतलब सबसे अधिक विकसित थी। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सबसे ज्यादा ये विकसित थी। आगे चलकर देखेंगे कि इसका विकसित होने का कारण क्या था।
कहा कि हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की कौन सी सभ्यता है जो प्रथम थी। प्रथम, या ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम सभ्यता का नाम क्या है, तो आपको देना होगा प्रथम नगरीय सभ्यता का नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो वाट हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता या नगरीय सभ्यता इसको कहते हैं। उसका सिंधु घाटी सभ्यता 4 सबसे बड़ी सभ्यता में सबसे अधिक उन्नत थी और हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद वेयर, कहा, मतलब हुआ इसका क्षेत्र विस्तार। जानते हैं हम लोग कि इसका क्षेत्र विस्तार कहां से कहां है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से पश्चिम में था। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है कहां से कहां था, तो उत्तर से पश्चिम था मुख्य रूप से। इसके बाद कह रहा है यह सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। पहले मैं ऐसे समझा दे रहा हूं क्षेत्र विस्तार, और फिर अभी ही आप देखेंगे मैप के जरिए, ठीक है, इंडिया के मैप के जरिए आप देखेंगे कि किस दिशा में कौन सा क्षेत्र मिला और किस नदी के किनारे मिला। ठीक है, अब देखिए ये उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा में मांडा जगह मिला था, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर में था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूर्व में आलमगीरपुर मिला जो यूपी में था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ दक्षिण में दैमाबाद मिला जो महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। अब अगर नदी की बात करें तो ये चिनाब नदी के किनारे मिला, चिनाब नदी के किनारे मांडा जगह है। और उसके बाद अगर आलमगीरपुर की बात करें तो यह हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, अगर दैमाबाद की बात करें जो महाराष्ट्र दक्षिण में है तो ये गोदावरी, गोदावरी तथा इसकी सहयोगी, इसकी सहयोगी नदी के किनारे है। और अगर पश्चिम की बात करें सुटकाविन डोर, तो ये आपका बलूचिस्तान जगह है। बलूचिस्तान, ठीक है, जो अभी कहां है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जगह मिला जो दाश्त नदी के किनारे है, दाश्त नदी के किनारे। और इधर अफगानिस्तान है। अभी हम मैप में आपको पूरी तरीका से क्लियर करेंगे, देखिए ध्यान से। अभी उत्तर में मैं आपको बताया कि मांडा जो जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है, आलमगीरपुर यूपी में है, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में दैमाबाद, और उसके बाद जो है सुटकाविन-डोर ये पाकिस्तान में है, और यहाँ पर जो है आपका अफगानिस्तान है। तो अगर देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार था, जैसे यहाँ यूपी हो गया, ठीक है, अगर मैप अभी मैं बता रहा हूं कि मैप में कैसे देखेंगे आप, तो और यहाँ पर इस टाइप से इस सभ्यता था, ठीक है, मतलब त्रिभुजाकार था। और अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें तो अगर इधर से इधर देखा जाए, ठीक है, मतलब पूर्व से पश्चिम देखा जाए तो 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और उत्तर से अगर दक्षिण देखा जाए तो 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस था। इस सभ्यता का क्षेत्र विस्तार आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। और अभी आप देखिए मैप के द्वारा इस क्षेत्र का विस्तार कैसे आप समझ सकते हैं। तो देखिए ये पूरा भारत का मैप है, और इस मैप में हम आपको बता रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है
कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र विस्तार है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो सभ्यता है 3 देशों में फैली हुई थी, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये पूरा भारत, ठीक है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि इसका उत्तर में कहाँ सीमा था, ठीक है, और फिर पूर्व में कहाँ था, पश्चिम में कहाँ था और दक्षिण में कहाँ था। तो देखिए उत्तर में आपको दिख रहा है जम्मू और कश्मीर, यहाँ ये भारत का नक्शा है, अच्छा से देख लीजिए, ये जम्मू और कश्मीर। और यहाँ उत्तर में मांडा एक जगह मिला था जो चिनाब नदी के किनारे है। जैसा अभी आपको बताया गया कि कुल जो है इस सभ्यता का जो विस्तार है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं कि इसके पश्चिम में सुतका-गेंडोर मिला था जो बलूचिस्तान में, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो दास्क नदी के किनारे था, और ये पश्चिम में पड़ जाता है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। अब अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में केवल 2 क्षेत्र मिले थे, आगे चल के इस 2 क्षेत्र का हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब अगर बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में देखिए महाराष्ट्र, दक्षिण में महाराष्ट्र में आपको दैमाबाद जगह है जो गोदावरी नदी और उसके सहयोगी नदी के किनारे स्थित है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश तो पूर्व में है, और यहाँ क्या मिला जगह, आलमगीरपुर मिला जो मेरठ में है, और ये हिंडन नदी के किनारे है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ से अगर मिलाया जाए, अगर एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मतलब विस्तार था वो किस दिशा से किस दिशा की ओर था, इस टाइप से अगर क्वेश्चन है तो आपका जवाब होगा उत्तर से पश्चिम तक। ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम। ज़्यादातर आगे चल के देखेंगे भारत के मैप में देखेंगे कि भारत में जो है, भारत में कहाँ कहाँ पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र स्थित हैं, उसको भी अभी देखेंगे। तो हम लोग इस यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश से पूर्व में, और यहाँ पर पश्चिम में है पाकिस्तान है, और यहाँ पे महाराष्ट्र है। अगर इसको रेखा द्वारा एक मिला दें, ठीक है, तो ये आपको पता चल रहा है कि ये त्रिभुजाकार है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या मतलब आकार किस प्रकार से था, ये त्रिभुजा आकार था, ठीक है। अब तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए आप कि अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए, ठीक है, तो ये जम्मू और कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक की अगर दूरी को देखा जाए तो ये इधर मतलब उत्तर से दक्षिण अगर देखा जाए तो ये पूरा 1400 किलोमीटर है। देख लीजिए उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम अगर देखा जाए, पूर्व से पश्चिम मतलब आलमगीरपुर से अगर बलूचिस्तान तक की सीमा को देखा जाए तो ये है आपका 1600 किलोमीटर। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्र विस्तार है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि उत्तर में जम्मू और कश्मीर जहाँ पे मांडा मिला जो चिनाब नदी के किनारे है, और पूर्व में आलमगीरपुर मिला मेरठ जो उत्तर प्रदेश में है हिंडन नदी के किनारे, और महाराष्ट्र ये आपका दक्षिण में दैमाबाद मिला जो गोदावरी नदी के सहयोगी नदी के किनारे है, और यहाँ पर पश्चिम में जो है सुतका-गेंडोर मिला जो बलूचिस्तान और वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत है। तो ये तो हमने देखा पूरी तरीका से कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है, तो 3 देशों में है, अफगानिस्तान में है, जम्मू कश्मीर में है, और अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, और भारत में है। अब देखेंगे कि भारत में वो किन किन जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता है। अब देखिए भारत में, ठीक है, भारत के नक्शा पर देखिए आप, तो सबसे पहले आप देखिए ऊपर में जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके बाद पंजाब दिखाई दे रहा है, फिर इधर पाकिस्तान है, ठीक है, और ये अफगानिस्तान है, ये राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है। अच्छा से आप देख लीजिए ऊपर में देखिए जम्मू और कश्मीर, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान, इसको अलग पढ़िए आप, और उसके बाद देखिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र। ये जो आपका पेंटिंग किया हुआ है यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। तो अगर बात करें देश स्तर पर, तो अभी हम आपको बताएं कि ये 3 देशों में फैली हुई थी सभ्यता। तो अब यहाँ पर देख लें पहले मुख्य रूप से, फिर भारत में जहाँ जहाँ ये सभ्यता है उसका स्टडी हम लोग डीप में करने वाले हैं। लेकिन अभी आप देखिए कि अफगानिस्तान में, देखिए अफगानिस्तान में 2 ठो क्षेत्र थे, सोतुरगोई और मुंडी काक, ठीक है। पाकिस्तान में देख लीजिए कितना क्षेत्र थे, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, चन्हुदड़ो था, ठीक है, और फिर सुतका-गेंडोर था, और डाबरकोट और बालाकोट, इतना जगह था पाकिस्तान में। तो अब हम लोग जब भारत में देखेंगे तो भारत में कहाँ कहाँ देखेंगे, तो भारत में देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब देखेंगे, ठीक है, हरियाणा देखेंगे,
राजस्थान देखेंगे, गुजरात देखेंगे, महाराष्ट्र देखेंगे और उत्तर प्रदेश देखेंगे। इन सभी जगह कौन कौन से क्षेत्र हैं और उस क्षेत्र की क्या विशेषता है, इस चीज को हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखिए बोर्ड पर, चलिए देखिए, अभी आप मैप के जरिए आप देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र विस्तार कहां से कहां तक है। अब हम लोग देखेंगे वेन, तीसरा कंसेप्ट लगाएंगे, वेन कब से है, इसके समय को जानेंगे। तो कह रहा कि रेडियो C14 नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि, मतलब कि ये आधुनिक पद्धति है जिसमें किसी भी जीवाश्म की आयु प्राप्त की जाती है। तो C14 नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सर्वमान्य पद्धति, मतलब सर्वमान्य तिथि क्या है, देखिए 2300 BC से 1750 BC, इनका जो मत था वो डीपी अग्रवाल का सबसे ज्यादा समर्थन मिला। किस तिथि पर मिला, तो 2300 BC से 1750 BC तक के लिए। लेकिन बहुत सारे विद्वानों को लेकर इस तिथि पर मतभेद थी, तो बहुत सारे विद्वानों को अगर लेखा जोखा तैयार किया जाए तो इस तिथि पर सबका सहमति बनी 2500 BC से 1750 BC। ज्यादातर विद्वानों का मत यही था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम था, जो समय अवधि था, वो 2500 BC से 1750 BC तक था। एक बार फिर से समझिए कि C14 नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम था, जो समय अवधि था, वो 2300 BC से 1750 BC तक माना गया। तो इस पर लेकिन ज्यादा सहमति जो है केवल डीपी अग्रवाल के थी। लेकिन बहुत सारे विद्वानों की अगर बात करें इस कालक्रम, इस समय अवधि की, तो इस पर सहमति बना 2500 BC से 1750 BC तक। अब क्लियर हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल था वो 2500 BC, मतलब समय अवधि जो था 2500 BC से 1750 BC तक था। ठीक है, अब बात करते हैं खोज की। खोज, तो सिंधु घाटी सभ्यता खोज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। यदि आप एग्जाम दिए भी होंगे तो वहां पर भी मिला होगा। लेकिन जनरली जब खोज के बारे में बोला जाता है तो हम लोग डायरेक्ट जो है 1921 ईस्वी और 1922 ईस्वी में चले जाते हैं, लेकिन उसके पहले का कॉन्सेप्ट हम लोग जान नहीं पाते हैं। तो आज पहले देखिए हम स्टार्टिंग से खोज के बारे में, इसके डिस्कवरी के बारे में। तो सबसे पहला चार्ल्स मैसन के द्वारा स्टार्टिंग हुआ था, खोज किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रकाशित किया गया था एक मैगजीन में, नरेटिव ऑफ जर्नीज एक मैगजीन का नाम था। उसमें इन्होंने बताया था 1826 में जब पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान के दौरा पर गए थे, तो वहां पर इस सभ्यता का उन्होंने कुछ अवशेष को देखा था और अपने पत्रिका में इसको दिया था। उस पत्रिका का नाम था नरेटिव ऑफ जर्नीज। तो पहला अगर ऐसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहले अध्ययनकर्ता कौन थे, तो चार्ल्स मैसन 1826। तो उसके बाद जो है बटन बंधु क्या थे, मतलब जेम्स बटन और विलियम बटन। तो ये दो भाई थे जो रेल पटरियों का निर्माण करते थे। भारत में जब रेल पटरी लग रहा था तो उसमें कार्यरत थे। उन्होंने 1856 में ये देखा कि जब खुदाई होने लगा रेल पटरी को बिछाने के लिए, तो उन्होंने पक्की ईंट देखा, ठीक है, और पक्की ईंट का घर भी देखा। 1856 ईस्वी में इन्होंने भी बताया कि जब मैं रेल पटरी का काम कर रहा था तो वहां रेल पटरी के क्रम में खुदाई होता था जमीन में, तो उसमें अवशेष मिला। कितना ईस्वी में? 1856 ईस्वी में। लेकिन ये भी जो है अध्ययन को आगे बढ़ा नहीं पाए। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ये 1853 से 1856 ईस्वी तक इस सभ्यता के बारे में जो है शोध किए व स्टडी किए, लेकिन कारगर नहीं हुए। एक बार फिर से समझिए, चार्ल्स मैसन 1826, बटन बंधु आपका 1856 और अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856। अब बात आती है जॉन मार्शल। भारत जब गुलाम था, ठीक है, भारत जब गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन काम कर रहा था, तो उस समय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। और इन्हीं की अध्यक्षता में आप एग्जामिनेशन का अगर क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो वहां पर देखिएगा कि किसकी अध्यक्षता में, ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किसकी अध्यक्षता में हड़प्पा शहर की खुदाई हुई थी, हड़प्पा शहर की खोज हुई थी। तो ये आपका होगा जॉन मार्शल। तो 1921 में इन्हीं की अध्यक्षता में दयाराम साहनी और अखिलदास बनर्जी, ये भारतीय उत्खननकर्ता थे, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज निकाली।
सिंधु घाटी सभ्यता या नगरीय सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में। तो आगे चलते हम लोग देखेंगे कि दयाराम साहनी जो है कौन से स्थल को खोजे, और उसके बाद राखल दास बनर्जी जो है कौन से स्थल को खोजे। आगे डिटेल्स देखेंगे, हम लोग उस स्थल के विशेषता के बारे में भी देखने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं खोज को कि चार्ल्स मैसन 1826 और बटन बंधु जेम्स विलियम जो पटरे बिछाने के क्रम में इन्होंने कुछ अवशेष को देखा 1856, और अलेक्जेंडर कनिंग इन्होंने भी अपने शोध किया सिंधु घाटी सभ्यता पर, जो आगे नहीं बढ़ पाया 1853 से 1856। और जॉन मार्शल आखिरकार 1921 इनकी अध्यक्षता में, जॉन मार्शल कौन थे, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष थे उस समय। तो इनके अध्यक्षता में ही दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जो भारतीय उत्खनन करता थे, इन्होंने हड़प्पा शहर और मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। अब बात करते हैं उद्भव की, उद्भव की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं उद्भव की, मतलब इसका उद्गम की बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं एक प्रकार से। तो इस पर एक विदेशी मत और स्थानीय मत, यहां पर 2 पॉइंट को लिखा गया है, दोनों पॉइंट को आप समझने का प्रयास कीजिए कि विदेशी मत क्या थे। तो विदेशी मत था कि सुमेरियन सभ्यता पहली सभ्यता थी, ठीक है, पहली सभ्यता थी, विदेशी मत था। जैसे यहां पर ये भारत हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो ये मिस्र की सभ्यता थी। चलिए देखिए, अब उद्भव की अगर बात करें, विदेशी मत जो था, विदेशी मत ये कह रहा था कि सबसे बड़ी सभ्यता और सबसे पहली सभ्यता जो थी सुमेरियन सभ्यता थी। जैसे यहाँ भारत ले लीजिए आप, भारत, और यहाँ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में ही एक सभ्यता थी जिसको सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना गया। और विदेशी मत यही था कि सुमेरियन सभ्यता जो है यही सबसे पहली सभ्यता है और यही सबसे विकसित सभ्यता भी है। तो इस पर किसका किसका मत था? सर जॉन मार्शल का था, व्हीलर, गर्टन चाइल्ड का और डीडी कौशाम्बी का। लेकिन स्थानीय मत क्या था इस सभ्यता को लेकर, ये देखिए, द्राविड़, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी का एक कहना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माता है, जो इस सभ्यता का निर्माण करता है, वो द्रविड़ जाति के लोग हैं, द्रविड़ जाति के लोग हैं। लेकिन इसमें भी कुछ मतभेद था। तो ये टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण कुशालकर का कहना है कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे, लेकिन इनका भी फ्लॉप है, इनका भी मान्य नहीं है। इसलिए ये मान्य है क्योंकि अब आप थोड़ा सा लॉजिकल आप सोच सकते हैं कि आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे, ठीक। अब वैदिक सभ्यता का कार्यकाल सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल से बिल्कुल नहीं मिलता है। और ये भी सोचने की बात है कि अगर आर्य होते, सिंधु घाटी सभ्यता के यदि आर्य होते निर्माण करता, आर्य बनाते उस सभ्यता को, तो उस सभ्यता में तो लोग ईंट में रहते थे। तो अगर इनको ईंट के मकान में रहने की आदत थी तो फिर वैदिक सभ्यता में आकर फिर झोपड़ी में क्यों रहने लगे? इसलिए इसका जो है ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य निर्माण किए थे, सिंधु घाटी सभ्यता को द्रविड़ जाति निर्माण करता था। अब हम लोग देखेंगे इसकी विशेषता के बारे में। आइए विशेषता देखते हैं। सबसे पहले नगरीय सभ्यता। तो मैं अभी यहीं पर बताया था कि नगरीय सभ्यता इसे कहा जाता है, इसकी विशेषता के तौर पे है। अब नगरीय सभ्यता इसलिए क्योंकि यहाँ पर ईंट के मकान थे, ठीक है, ईंट की नालियां थी, ईंट की सड़कें थी, लंबी चौड़ी थी, इसलिए कहा जाता है कि ये जो सभ्यता था वो नगरीय सभ्यता था। कांस्य युगीन मैं आपको बता दिया। उसके बाद आदि ऐतिहासिक सभ्यता। आदि ऐतिहासिक सभ्यता, आदि ऐतिहासिक क्या होता है और इतिहास क्या होता है ये समझिए। आदि ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता था कि जिसमें जानकारी तो एकत्रित हो गई, लिखित दस्तावेज हैं, लेकिन जिसे पढ़ा नहीं जा सके, जिसे पढ़ा नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक कहते हैं। और प्राग ऐतिहासिक किसे कहते हैं? जिसमें न तो अवशेष प्राप्त हुए हैं और ना ही लिखित जानकारी और ना ही उसे पढ़ा जा सकता है। लेकिन आदि ऐतिहासिक किसको कहेंगे? माने जानकारी तो है, आपके पास लिखित दस्तावेज तो हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। देखिए कैसी सभ्यता थी, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो यह है आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। मतलब इसकी जो लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी, मतलब अज्ञात लिपि थी जिसको आप पढ़ नहीं सकते हैं।
तो आदि ऐतिहासिक और इतिहास किसको कहते हैं? जो लिखित दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज भी होना चाहिए और उसे पढ़ा जा सकने लगा, उसी को कहा गया इतिहास। तो अब बात करते हैं कि शांति प्रिय सभ्यता। इस सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता भी कहते हैं, इसकी विशेषता के अंतर्गत आता है। शांति प्रिय सभ्यता कहने का मतलब कि जितने भी अवशेष जो खुदाई करके निकले और किसी में भी अस्त्र शस्त्र जो है यहाँ से नहीं प्राप्त हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि ये सभ्यता जो थी वो शांति प्रिय सभ्यता थी। माने किसी प्रकार का जो है अस्त्र शस्त्र खुदाई के दौरान प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद व्यापार प्रधान, अगला विशेषता है व्यापार प्रधान। तो मैं आपको बता दूं कि व्यापार का मुख्य केंद्र जो था, अब आप सोचिए कि ये जो व्यवस्था थी, ये जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो व्यापार का जो केंद्र होता था वो शहर ही होता था, ठीक है, शहर होता था। क्योंकि आप देखते होंगे कि कृषि भी गांव में होता है तो वो कहाँ बेचने आते हैं? शहर में ही बेचने आते हैं। तो शहर में जब बेचने आते हैं तो एक प्रकार का शहर जो होता है वो व्यापार केंद्र होता है। तो व्यापार को जो है यहाँ पर प्रधानता दी गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो व्यापार प्रधान जो था ये सभ्यता था। उसके बाद विस्तृत सभ्यता थी। मैं आपको यहाँ पर ही बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये चार सबसे बड़ी सभ्यता से जो है ये डेवलप विकसित सभ्यता थी और विस्तृत सभ्यता भी थी, बहुत बड़ी सभ्यता थी। उसके बाद इसकी राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा आगे करेंगे, जिसमें आर्थिक होगा, सांस्कृतिक होगा। आगे चल के इसकी विशेषता हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था होते थे और किस प्रकार के इसके आर्थिक और किस प्रकार की इसकी सांस्कृतिक थी। तो इसमें आगे चल के हम लोग विशेषता को देखेंगे। और विशेषता का यदि आप प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं और खोज कर्ता और स्थल की विशेषता, वो जो स्थल हुआ जैसे कालीबंगा खोज हुआ, ठीक है, या लोथल खोज हुआ, या रंगपुर खोज हुआ, या हड़प्पा खोज हुआ, या मोहनजोदड़ो खोज हुआ, तो उस शहर की यदि आप जान गए विशेषता और वहां अवशेष के बारे में जान गए तो सिंधु घाटी से जो प्रश्न आएंगे उसको आप मेंस के लिए भी लिख सकते हैं और पीटी के लिए भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट, वाई की बात करते हैं, क्यों की बात करते हैं, मतलब उत्पत्ति के कारण, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों उत्पन्न हुई। अब ध्यान से समझिएगा इसको, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों उत्पन्न हुई। अब मैं यहीं पर समझा दे रहा हूं। देखिए, कह रहा है कि पूर्व काल में सिंधु प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति संपदा अधिक थी, फलस्वरूप वर्षा अधिक होती थी। प्राकृतिक संपदा अधिक होने के कारण जो है वर्षा अधिक होती थी। जब वर्षा अधिक हुई तो कृषि ज्यादा हुआ, मतलब कृषि सरप्लस हो गया, कृषि में बढ़ोतरी हो गई, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जो है खेती हुई। किसके कारण? वर्षा होने के कारण। और वर्षा पूर्व काल में सिंधु प्रदेश में जो है प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही ज्यादा थे, इसलिए वहां पर वर्षा अधिक होती थी। और वर्षा अधिक होने के कारण कृषि में क्या आ गया? सरप्लस आ गया। अब कृषि में जब सरप्लस आया तो लोग यहाँ से निकले खरीद फरोख्त के लिए, वस्तु विनिमय के लिए निकल गए। तो कुछ लोग यहाँ खड़े हो गए, कुछ लोग यहाँ खड़े हो गए, और कुछ लोग यहाँ खड़े हो गए वस्तु विनिमय के लिए, और कुछ लोग यहाँ खड़े हो गए। और देखते ही देखते बहुत क्षेत्रों में जो है लोग भीड़ हो गए। और ये कह सकते हैं आप कि कृषि सरप्लस होने के कारण जो है इस सभ्यता का उद्भव हुआ, यह सभ्यता अस्तित्व में आया। तो आप बोल सकते हैं कि फलस्वरूप वर्षा अधिक होती थी। सिंध एवं उसके सहायक नदियों ने उत्पादकता से इस सभ्यता को अस्तित्व में ला दिया। कौन सी सभ्यता को? सिंधु घाटी सभ्यता को। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई। तो आज हमने देखा 5W+1H कंसेप्ट को, व्हाट को देखा, फिर हम देखे यहाँ पर वेयर, उसके बाद हमने देखा व्हेन, और उसके बाद देखा व्हाई। 4 कंसेप्ट हमने पढ़ रखा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे होम पढ़ेंगे, किससे ये संबंधित है सभ्यता। अब अगला वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ओवरव्यू यहां से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो से मैं आपको बता दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। पहले सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो क्या में आप बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक प्रकार की नगरीय सभ्यता है, कहां से युगीन सभ्यता है, या इसे आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो क्लियर हो गया पहला। उसके बाद जो है यह सभ्यता जो है 13 लाख है। अगर इसकी क्षेत्र विस्तार की बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक सभ्यता जो है फैला हुआ है।
अगर इसकी उत्तर में बात करें, अगर इसका क्षेत्र विस्तार की बात करें, उत्तर में जम्मू कश्मीर, और पूर्व में बात करें तो उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में बात करें तो पाकिस्तान बलूचिस्तान तक, और दक्षिण में बात करें तो महाराष्ट्र तक। अगर जम्मू कश्मीर में बात खोज की करें कि कौन सी जगह की खोज हुई, तो मांडा की खोज हुई थी जो चिनाब नदी के किनारे थी। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो आलमगीरपुर की खोज हुई जो हिंडन नदी के किनारे। अगर दक्षिण में बात करें तो महाराष्ट्र में कौन से क्षेत्र का खोज हुआ, दहमाबाद का हुआ जो गोदावरी और इसके सहायक नदी के किनारे था। और उसके बाद अगर पश्चिम में बात करें तो सुदकांगेडोर की खोज हुआ जो बलूचिस्तान और आपका पाकिस्तान में है। अगर देश के हिसाब से देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र विस्तार कितने देशों तक है, तो 3 देशों के लिए है। मतलब 3 देशों में सभ्यता का जो है स्थल खोजा गया है, पहला भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद अगर इसकी कार्यकाल की बात करें, समय की बात करें, तो रेडियो C14 नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार जो है 2500 BC से 1750 BC ज्यादातर विद्वानों का मत इसी पर है, यही मान्य तिथि है। उसके बाद अगर खोज की बात करें तो आपको मुख्य रूप से जो है 1921 ईस्वी में जो खोजकर्ता थे, 2 भारतीय खोजकर्ता राखलदास बनर्जी और आपका दयाराम साहनी। देखिए दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी भारतीय उत्खननकर्ता थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। अभी आगे चलकर हम लोग देखेंगे, एक 1921 में किया गया था, एक 1922 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में शहर को खोजा गया था। तो आगे चलकर देखेंगे हम लोग, खोज भी देखेंगे, खोजकर्ता भी देखेंगे, और वो स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित है ये भी हम लोग देखेंगे, और उस शहर की विशेषता क्या है और वहां पर क्या अवशेष मिले, इस बात को भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।